अगर महात्मा गांधी की प्रतिभा को अगर किसी जन आक्रोश में, जन आंदोलन के नाम पर अगर तोड़ा जाएगा तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसी तरीके से अगर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को अगर लोग तोड़ रहे हैं तो इसको हम एंटी बांग्लादेश भी मूवमेंट कह सकते हैं। बड़ा ढूंढ के बाहर निकलना वो क्रांति है। इस्लामिक तहजीब के हिसाब से भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, आप उस लड़के का चाल और चरित्र देखने की कोशिश कीजिए। अरबी स्टाइल में उसने दाढ़ी रखी है, हरा वस्त्र उसने वो पहन रखा है जो इस्लामिक मजहब का प्रतीक है। लोग वहाँ की लड़कियों के एज निर्धारण करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो हिंदू हैं कि किनकी लड़कियां 12 साल की हो रही है, किनकी लड़कियां 14 साल की हो रही हैं। उसके बाद वो तय करते थे कि इनके साथ क्या किया जाना है। और वैसे ही एक गरीब परिवार के, हिंदू परिवार के घर पर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने धावा बोल दिया और उसकी लड़की के साथ करीब 30 लोगों ने बलात्कार किया। उसकी माँ ने अंत में गिड़गिड़ाते हुए लोगों के सामने कहा था कि कृपया एक एक करके जाना। शेख हसीना की जो सरकार थी ना, उसके कार्यकाल में भी हिंदुओं पर हिंसक हमले हो रहे थे। आबादी घट रही थी तो आखिर जा कहाँ रही थी? जो इन रोहिंग्याओं को कहा जाता है ना, बांग्लादेश से होते हुए आए हैं, ये म्यांमार से आए हैं। आपको पता होना चाहिए, इसको आप लोग केवल मुसलमान जानते हैं, ये रोहिंग्या हिंदू भी हैं। और जब पहली बार उस रखाइन प्रांत में जहाँ से ये माइग्रेट होकर आए हैं, जब रोहिंग्या हिंदू गांवों के बारे में खोजा गया तो अचानक से नक्शे से वो गायब हो गए। और जब वहाँ कब्रें खोजी गई तो पता चला कि रोहिंग्या हिंदू हजारों की संख्या, वहाँ सैकड़ों की संख्या में मार दी गई, उनको दबा दिया गया है। 6 महीने इस्कॉन के मंदिर ने वहाँ के 2 लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया था। एक ऐड होता है, आपने देखा होगा कि जुबान पे रखे लगाम, एक च्युइंगम का। जब अगर हिंदुओं के साथ अगर कुछ होता है, उनके मुंह में वो च्युइंगम आ जाती है कि जुबान पे रखो लगाम। फिलिस्तीन में अगर हो रहा है तो वो भी तो उसका आंतरिक मामला है। तो फिर आप संसद में जय फिलिस्तीन क्यों कह रहे हैं? आज वो सांसद क्या खड़ा होकर जय बांग्लादेश कहेंगे? आज क्या वही कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर कर और ये सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाएंगे कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश? आज बांग्लादेश में जिसे हम अल्पसंख्यक कर रहे हैं वो हिंदू है। भारत में हिंदू नहीं रहते हैं, भारत में जाट रहते हैं, गुर्जर रहते हैं, राजपूत रहते हैं। शेख हसीना को भारत ने पनाह भी दिया है, वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। शेख हसीना अभी भारत में आई हैं तो उनको सही जगह पर निर्वासित होने के बाद जहाँ कहीं बेहतर शरण मिल सके तब तक के लिए उनको आश्रय देना हमारा हक बनता है। हमने दलाई लामा को दिया है कि नहीं तिब्बत से निर्वासित होने के बाद? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के करीब 4 दिनों के बाद वहां पर अंतरिम सरकार बन गई है। मोहम्मद यूनुस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक उस देश में चुनाव ना हो तब तक वो वहां पर अपनी सरकार चला सकते हैं। लेकिन सरकार गठन के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जो कई दिशाओं में बिखरे पड़े हैं। आज इन सवालों को एक जगह पर लाएंगे और इनके जवाब तलाशने के प्रयास करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के वरीय शिक्षक गौतम कुमार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं और तमाम चीज़ों पर अपनी राय भी रखते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में जो चीज़ आज हुआ है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या हुआ कि बांग्लादेश आज इस स्थिति पर आकर पहुँचा है? धन्यवाद अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। अगर बांग्लादेश के अभी वर्तमान राजनीतिक हालात या जो ये घटनाक्रम हुआ है तख्तापलट का, इसको अगर मैं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो मुझे घटना याद आती है 1970 के दशक में अमेरिका और चाइना के बीच में पिंग पोंग एग्रीमेंट एक पॉलिसी थी जो एग्जीक्यूट हो रही थी। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो निक्सन थे, उनके विदेश सलाहकार जो थे हेनरी किसिंजर, और चाइनीज जो प्रीमियर थे इन लाओ, उन दोनों के बीच में एक वार्ता हुई, बैठक हुई। और वहाँ उन्होंने एक सवाल पूछा इन लाओ से कि आप फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक जवाब दिया इन लाओ ने, चाइनीज़ प्रीमियर ने, इट्स टू अर्ली टू से। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि जो घटना 1700 कुछ ईस्वी में हुई और 1970 में उनसे पूछा जा रहा है कि ये घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी इस बारे में अभी कहना। इसका मतलब अभी बांग्लादेश में अभी जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में अगर हमको समझना है तात्कालिक रूप से कि तुरंत ये क्या हुआ है, तो एक शब्द में इसको बयान नहीं किया जा सकता है। इसके बीज इतिहास में रोपे हुए हैं, दर्ज किए गए हैं, जो आज पेड़ और या आप इसको कहें कि पौधा के रूप में पल्लवित हो गया है। आप ये जो घटनाक्रम देख रहे हैं ये चंद दिनों का, आप इसको आप नहीं कह सकते हैं कि ये हुआ है, चंद दिनों के अंदर में ही ये घटना हो गई है। इसके पीछे कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसके तह में हम जाएंगे तो वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी शेख हसीना जी की, उसके प्रति जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ
या फिर आईएसआई की जो वहाँ एक रणनीति रही है विदेश में, खास करके अगर आप अमेरिका कहें तो उसके क्या वहाँ हित अंतर्निहित है, किसको उसने टूल के रूप में इस्तेमाल किया है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन रही जिसने ये पूरे घटनाक्रम को दिया, सेना जो है वो क्यों न्यूट्रल हो गई, क्यों उसने तख्ता पलट होने दिया। ये काफ़ी एक व्यापक विषय है जिसके अगर संदर्भ में हम लोग जाएंगे तो हर मुद्दे को अलग अलग तरीके से हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम उस तरीके से देखें, इतिहास के बीच के रूप में देखें, तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, एक तरीके से आप उनकी प्रतिमा को तोड़ते हुए देख रहे हैं तस्वीरों में। आप इसको आप समझ सकते हैं कि जो लोग उस प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, आप उसको वैसे ही कह सकते हैं कि ये एंटी बांग्लादेश मूवमेंट, क्योंकि वहाँ के वो राष्ट्रपिता भी हैं, जो कि वहाँ राष्ट्रपिता है। आप अगर जरा सा अंदाज लगाइए कि अगर भारत में इसी तरीके से प्रधानमंत्री जो है नेहरू हमारे रहे हैं, या महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी की प्रतिभा को अगर किसी जन आक्रोश में, जन आंदोलन के नाम पर अगर तोड़ा जाएगा तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको एंटी इंडिया तो हम मानेंगे, इंडियन मूल की भावना के खिलाफ मानेंगे। उसी तरीके से अगर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को अगर लोग तोड़ रहे हैं और ये कहकर कि तानाशाह के भी अगेंस्ट एक तरीके का ये जन आक्रोश है, तो इसको हम एंटी बांग्लादेश भी मूवमेंट कह सकते हैं, भले ही उसमें स्टूडेंट यूनियन शामिल हो। अब इसको आप अगर देखें तो इस स्टूडेंट यूनियन का जो प्रोटेस्ट है वो सीहब नाम की संस्था ने किया है, और ये जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। जमात इस्लामी जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान समर्थित संस्था है जिसका पूर्ण एकमात्र लक्ष्य बांग्लादेश का पूर्णतः इस्लामीकरण करना है, जो चुनाव भी लड़ती रही है, और आपको अगर ध्यान होगा तो उसको प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। और उसके जो नेता हैं, उनके कई नेताओं को बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में और पाकिस्तान का साथ देने में नरसंहार का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया है और उनको जेल में भी डाला गया है। बड़े दुख की बात है कि ये जो नया सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें अब ये जमाती इस्लामी वापस फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अगर आप देखें तो इसमें अमेरिका का अगर हित देखें तो शेख हसीना ने पिछले मई जून महीने में भी ये चीज़ बताया था कि हमारे ऊपर विदेश का काफ़ी दबाव है। स्पष्ट रूप से वो बता नहीं पा रही थी, अपुष्ट सूत्र थे। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है कि चटगांव के पास जो एक नेवल बेस बनाने का विचार था अमेरिका का, उस पर वो काफ़ी दबाव दे रहा था कि ये बेस हमें मिल जाए। और चूंकि बांग्लादेश की इधर निकटता चाइना के साथ भी हो रही थी, और चाइना का जो एक सड़क है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का, वो बांग्लादेश से भी होके गुजर रहा है। तो उसका अमेरिका का एक अंदरूनी इच्छा थी कि अगर उस बेस पर उसका नेवल बेस तैयार हो जाए तो वहाँ से वो इन पर भी नज़र रख पाएगा। और उसकी बढ़ती हुई निकटता को देखकर ये जो आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं हवा देने में जो हम कह रहे हैं विदेश नीति, विदेशी शक्तियों का हाथ है, वो दिख रहा है इसमें कहीं ना कहीं कि उन्होंने दिया है। क्योंकि अगर केवल सत्ता से हटाना होता है तो अब तक ये आंदोलन कब का खत्म हो गया हुआ रहता। और इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो बनी अमेरिका के लिए करने के लिए, वो बनी आईएसआई का काफ़ी वहाँ रोल है। सेना में भी उसके कई अधिकारी लोग हैं, उसको चाहने वाले लोग हैं, उसका नेक्सस भी है वहाँ काफ़ी अच्छा है। तो एक तरीके से मुझे ये लगता है, और इसमें चाइना का भी हित शामिल था कहीं ना कहीं। उसे भी चाहिए थी कि वहाँ एक अशांति मिले, क्योंकि वो भारत और चाइना दोनों को बैलेंस करके शेख हसीना चलना चाह रही थी, और कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकी भारत से ज़्यादा थी, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय सेनाओं का योगदान रहा है। तो इसको आप साधारण स्तर पर अगर समझना चाहे तो ये बहुत आसान है कि हम इसको कह सकते हैं कि जन आंदोलन है, लेकिन इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ है, इसमें इस्लामिक आतंकवाद हम कह लें, इसको उग्रवाद कह लें, उसका भी हाथ है, उनके भी हित हैं। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्या ये तो स्पष्ट है कि वो अब दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको अगर व्यापक अर्थ पर समझना है कि जो चंद महीने पहले जो राष्ट्र एशिया का राइजिंग टाइगर था
जो विकास के सारे मापदंडों में बेहतर जा रहा था, फॉरेन जो उसके मुद्रा कोष है वो बढ़ रहा था, निर्यात बढ़ रहा था, उत्पादन वहाँ बढ़ रहा था, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे थे, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से भी ऊपर बेहतर कहा जा रहा था। अचानक से क्या एक छोटा सा जन आंदोलन जो है वो किसी सत्ता को इस तरीके से, वो भी एक लोकप्रिय सरकार जो 2/3 बहुमत से आई हुई हो, उसको इतनी आसानी से एक साधारण स्टूडेंट्स मूवमेंट से हटा दिया गया, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। सर, हम लोग बात कर रहे हैं जन आंदोलन का, जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के शुरू हुआ कि वहाँ पर जो आरक्षण उन लोगों को दिया जा रहा था जो अवामी लीग से जुड़े हुए थे या फिर मुक्ति वाहिनी के जो परिवार से जुड़े हुए लोग थे उनको आरक्षण दिया जा रहा था। उनकी मांग शुरू में ये थी कि आरक्षण हटाया जाए, फिर लाया जाए। जो कुछ भी हुआ वहाँ पर, उसके विरुद्ध में जो कार्रवाइयाँ वहाँ पर हुई, जो प्रोटेस्ट हुआ, शेख हसीना को हटाने की बात ये लोग कर रहे थे। शेख हसीना हट भी गई वहाँ से, लेकिन अब भी वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। वहाँ पर अब भी जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो हिंदू ही हो, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो जो हम लोग विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं, अगर ये गलत होता तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ घूम फिर कर फिर वहाँ अल्पसंख्यक पर क्यों आते, हिंदू पर क्यों आते? देखिए, एक बहुत ही ये लोमहर्षक एक तरीके से आप दृष्टिकोण इसको अपना सकते हैं कि आज बांग्लादेश में जिसे हम अल्पसंख्यक कर रहे हैं वो हिंदू है। जी, वो हिंदू हैं, वो हिंसक नहीं है, इसलिए वो हिंदू हैं। अगर आप ध्यान दें, हमारे सदन में भी राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। हिंसक होते हैं, नहीं हिंसक नहीं होते हैं। जो आम लोगों के बारे में उन्होंने कहा, एक तरीके से कहा कि बीजेपी का हिंदू तो वो हिंदू नहीं। हम यहाँ बीजेपी के साइड से हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मसला है ही नहीं। आप वो देखिए कि वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको हम हिंदू कह रहे हैं, वास्तविक अर्थ में हिंदू वही है। भले उसमें से 85% आबादी वहाँ ओबीसी और दलितों की है, हिंदू, जिसको हम यहाँ पर सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं देखने की नज़र से। भारत में मैं तो कहूँगा, ये मेरा अपने निजी मत है कि अगर आप इस तरीके से देखें उस घटना को, कि वहाँ जब अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, खास करके हिंदुओं के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वहाँ के मुस्लिम्स के ऊपर अटैक नहीं हो रहे। जो अवामी लीग के समर्थक हैं उनको भी मारा जा रहा है, लेकिन बहुसंख्यक हर बार अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के इसके गठन के समय से बांग्लादेश से अंतिम भुक्तभोगी वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू ही होती है, जिसकी आबादी 22%, 28% से घटते घटते आज 7 से 8% के बीच में आ गई है। 8% से करीब करीब नीचे ही है। अगर ये हिंसक होते तो आज बांग्लादेश में ये स्थिति न होती। तो यहाँ तो फिर सर सवाल ये भी उठता है कि अगर जो आबादी 22% थी वो अगर आज 8% के आसपास पहुंच गई है, तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना कार्यकाल में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा होगा। जी। देखिए, शेख हसीना की जो सरकार थी ना, उसके कार्यकाल में भी हिंदुओं पर हिंसक हमले हो रहे थे। आबादी घट रही थी तो आखिर जा कहाँ रही थी, ये समझने की बात है। लेकिन शेख हसीना कुछ हद तक मिला जुला कर अगर आप कहें तो, क्योंकि उनका भारत के साथ काफ़ी सॉफ्ट रहा भी है उनका परिवार का संबंध। भारतीय सेना ने वहाँ योगदान भी दिया है। उनके पिता की हत्या के बाद तो 6 साल तक वो इंडिया में भी रही हैं। तो वो एक विंड शील्ड का काम कर रही थी। जैसे गाड़ी में आप बैठे हो तो बारिश जो आती है वो शीशे, अगर वो विंड शील्ड ना हो तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो वो विंड शील्ड का ही एक तरीके से प्रोटेक्टर का ही काम कर रही थी। घटनाएं वहाँ भी हो रही थी और उनके ऊपर अत्याचार के मामले आते जाते रहते थे। एक बहुत ही लोमहर्षक वीडियो हमने बहुत पहले देखा था, ये आज की बात नहीं, शेख हसीना के कार्यकाल का ही, कि जब एक हिंदू परिवार के घर में वहाँ के जो बहुसंख्यक आबादी है उसने अटैक किया और वहाँ की एक रिपोर्ट आई थी कि लोग वहाँ की लड़कियों के एज निर्धारण करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो हिंदू हैं, कि किन की लड़कियाँ 12 साल की हो रही है, किन की लड़कियाँ 14 साल की हो रही हैं। उसके बाद वो तय करते थे कि इनके साथ क्या किया जाना है। और वैसे ही एक गरीब परिवार के, हिंदू परिवार के घर पर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने धावा बोल दिया और उसकी लड़की के साथ करीब 30 लोगों ने बलात्कार किया। उस वीडियो का अगर आप उसको देखेंगे इस तरीके से, तो उसकी माँ ने अंत में गिड़गिड़ाते हुए लोगों के सामने कहा था कि कृपया एक एक करके जाना, लड़की है, कम उम्र की, मर जाएगी, आप हमारे पड़ोसी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी हिंदुओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। और आप अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को इस संदर्भ में देखना चाहें तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि भारत में हिंदू नहीं रहते। भारत में जाट रहते हैं। आंकड़ा तो है कि 80% हिंदू भारत में रहता है। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। भारत में हिंदू नहीं रहते हैं। भारत में जाट रहते हैं, गुर्जर रहते हैं, राजपूत रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। अगर मैं बिहार का हूँ, अगर मेरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप आके देखें तो यहाँ यादव रहते हैं, भूमिहार रहते हैं, कुर्मी रहते हैं, कायस्थ रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं।
यहाँ ओबीसी रहते हैं, यहाँ सवर्ण रहते हैं, यहाँ कोटा के आधार पर लोग हैं, ईबीसी, BC1 BC2, इनको आप संयुक्त रूप से हिंदू आप नहीं कर सकते। ये एक तरीके से मुझे लगता है कि भारतीय संविधान में जो है ये जो एक कॉलम दिया जाता है कि आप अपना धर्म का उल्लेख करें, अपनी जाति का उल्लेख करें, एक सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि संसद में बात चल रहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए, कौन किस जाति का है वो पूछा जाए। जी, तो मुझे ये लगता है कि मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जब जाति की जनगणना ही हो रही है तो फिर वो हिंदू रहा कहाँ? जब दूसरे समुदाय के लोग, उनके अंदर भी कई विभाजन है, वो केवल एक ही मतावलंबी हो सकते हैं, तो हिंदू के अंदर फिर जातियों का फिर क्यों बखेरा खड़ा करना? एक तरीके से समाज को तोड़ना ही है ना। मुझे लगता है कि जो आज ये लोग कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन जो ये हुआ बांग्लादेश में, मुझे लगता है जाति जनगणना यहाँ होगी तो फिर यहाँ गृह युद्ध की संभावना ज़्यादा वाजिब रीजन होगा, लॉजिकल रीजन होगा कि यहाँ गृह युद्ध की संभावना, क्योंकि आप बात करें जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तब तो फिर इस तरीके से कई लोगों के हक भी मारे जाएंगे, कई लोगों को नहीं मिला है, तो यहाँ तो गृह युद्ध की होने की संभावना ही है। बांग्लादेश में आप देखें तो आइरोनिकली एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ आरक्षण बढ़ाने के लिए लड़ाई की जाती है, वहाँ आरक्षण खत्म करने की लड़ाई थी। तो आप देखिए वहाँ एक धर्म मतावलंबी है, इस्लामिक राज्य घोषित है, इसलिए वहाँ इस्लाम के अंदर के कई जो फिरके हैं उसकी बात वहाँ नहीं की जा रही है। वहाँ आरक्षण किस बात की हो रही है लड़ाई, कि आप उसको खत्म कीजिए जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिला था, उसको आप कम करें। और सरकार ने खत्म भी कर दिया था, कोर्ट के आदेश से दोबारा बहाल हुआ, दोबारा सरकार उसके अगेंस्ट अपील में गई और आरक्षण का जो दायरा कोर्ट ने तय किया उसको घटाकर 3% से 5% के बीच में कर दिया गया, जो 30% के करीब था। तो आप देखिए बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने के लिए स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इसको नाम दिया गया, मतलब भेदभाव के विपरीत। और इंडिया में जो 10 सालों के लिए आरक्षण दिया गया था, किसी भी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर, या कोई भी राजनीतिक दल, अभी मान लीजिए जिस उद्देश्य से लाया गया था अगर वो नहीं पूरा हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि जो जाति हाशिए पर रही है उसको मौका मिले, है ना। लेकिन अब तो जातिगत जनगणना कराने की बातचीत की जा रही है और यहाँ आरक्षण का दायरा बढ़ता जा रहा है। 50% सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, बिहार सरकार ने तो 65% कर ही दिया था। कई राज्यों में तो अब ये तक हो रहा है कि अगर सही में जनगणना के आधार पर होगा तो 100% आरक्षण तक भी चला जाएगा, 90% से ऊपर भी आरक्षण जा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने भी 50% को मापदंड लगा रखा है, तो वो लगातार। यहाँ तो चुनाव भी प्रभावित हुआ। संचालक मोहन भागवत ने एक बार अगर ये कह दिया था कि आरक्षण को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा नए सिरे से, तो उसका कुछ संदर्भ कुछ अलग निकाल कर और ये प्रचार कर दिया गया कि यहाँ आरक्षण छीना जा सकता है। तो बांग्लादेश का अगर हालात देखें और वहाँ से ये देखें, अगर एक कॉमन फैक्टर आप निकालना चाहेंगे तो आपको मिलेगा मजहब। जो एक रूपता वहाँ है, इस वजह से वहाँ एक अलग कहानी है, और हमारे यहाँ एक रूपता नहीं है, जो हमारे यहाँ की खूबी भी है कि हमारे यहाँ सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी फिरके के लोग रहते हैं। हम लोग अनेकता में एकता की बात भी करते हैं, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अगर उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होने की संभावनाएं हैं। जो आज ये बीज अगर रोपा जाएगा तो आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, मैं अभी वर्तमान में तुरंत नहीं कह रहा कि तुरंत ऐसे कुछ हालात हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सरकार है, सेना है। सेना हमारी अभी मतावलंबी नहीं हुई है, धार्मिक नहीं है, उसका दृष्टिकोण अभी भी राष्ट्रीय है। और आज तक सेना को इस तरीके से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया हमारे देश में कि किसी को दमन करने के लिए किया जाए इस चीज़। बात सर आप सेना की कर रहे हैं तो उसमें कुछ बयान हमको याद आ रहा है। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष तरीके से नहीं हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में भी चुनाव उसी तरीके से हुआ। इनका जो आरोप है कि इंडिया में आरोप भी, मतलब इंडिया में भी जो चुनाव हुए वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुए, बेईमानी हुई। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अपने देश में भी कुछ वैसा हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है सड़कों पर उतरे और फिर सेना जो है वो तख्ता पलट कर दे। सेना के मामले में तो मैं निश्चिंत हूँ। मुझे पता है कि सेना का केवल यहाँ एक ही चरित्र है, राष्ट्र। सेना यहाँ व्यापार नहीं करती, सेना भूमि पर कब्जा नहीं करती, सेना अपने आप को देश के इन आंतरिक मामलों से और राजनीति से अपने आप को दूर रखती है। सेना यहाँ हमेशा सुरक्षा के काम के लिए, आपदा और राहत बचाव कार्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है सेना का। तो मुझे लगता है कि सेना के मामले से अगर ये सोच हम रखें तो सेना को हम इसे एकदम तटस्थ रखें, दूर रखें। इस मामले में तो हम निश्चिंत हैं। सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ सेना इन नागरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। अब रह गई बात मणिशंकर अय्यर जी की कि
यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है हुजूर, यहाँ अभी चुनाव आयोग है, यहाँ कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम है वॉचडॉग के रूप में चुनाव की प्रणाली को नियंत्रित करना, निष्पक्ष चुनाव कराना। तो अगर आप उस संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी इच्छा है तब कि अगर आप लोकप्रिय सरकार को इस तरीके से नहीं अगर हटा पा रहे हैं तो अराजक तरीके से ही आए। क्योंकि बांग्लादेश में भी जो सरकार थी शेख हसीना की, वो एक लोकप्रिय सरकार थी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई सरकार 5 वर्षों के बाद दोबारा चुनकर आ जाती है, 10 वर्षों के बाद दोबारा चुनकर आ जाती है, तो वो अलोकप्रिय सरकार कैसे हो जाती है। अगर उस सरकार को आप नहीं हटा पाते हैं तो वापस आने के लिए क्या आप अराजक तरीका अपनाएंगे कि आप चल जाओ, संसद भवन में घुस जाओ, आप मार दो, पीट दो, सारी सामानें लूट लो, अराजक तरीके से आप आ जाओ। अगर यही हाल है तब आप ये बताइए, इसी देश में पश्चिम बंगाल में विगत कई सालों से पहले तृणमूल कांग्रेस के आने से पहले माकपा ये वामपंथी सरकार थी, तो क्या उसको हटाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया क्या, अराजक तरीका? जबकि चुनाव के माध्यम से ही ना तृणमूल कांग्रेस आई, और अब पिछले कई सालों से तृणमूल है। अगर वहाँ आप ये मान के चलिए कि इसी तरीके से वापस आना है, तब तो कल बीजेपी भी वहाँ हिंसा कर भड़का कर लोगों को वहाँ सरकार बना ले। कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, गुजरात में कई सालों से है, और वापस आना है अगर आप तो भाई लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव के माध्यम से आप आइए, प्रोटेस्ट आपका अधिकार हो सकता है, आप अपनी बात रखिए, ठीक है, जनता को कन्विंस कीजिए। लेकिन अराजक तरीके से अगर इस तरीके से बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि अगर आपके राजनीतिक हित राष्ट्र हित से ऊपर उठते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए, अगर ऐसे बयान आप देते हैं तो। अच्छा सर, वहाँ पर नया सरकार का जो गठन हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने उनको बधाई तो दी है मोहम्मद यूनुस जी को, साथ ही में वहाँ पर उन्होंने ये भी एड्रेस किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में कई ऐसे नेता हैं, विपक्ष के नेता, जो इस मामले पर चुप हैं। अगर आप गाजा फिलिस्तीन इन चीज़ों की बात करें तो जब गाजा में मुसलमानों को मारा जा रहा था तो करीब 118 देश थे जो ये उसका विरोध कर रहे थे। अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो अमेरिका की अगर एक अखबार की हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में, तो उन्होंने लिखा है कि शेख हसीना के जाने के बाद जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो रिवेंज अटैक्स हैं, यानी कि पहले हिंदुओं ने वहाँ पर कुछ किया होगा, अब उसके बदले में वहाँ पर वो हो रहा है। और अगर अपने देश के नेताओं की बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला है, जबकि संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। तो क्या ये आंतरिक मामला बांग्लादेश का है, ये बोल करके हम लोग को चुप हो जाना चाहिए? देखिए, अगर भारत सरकार की विदेश नीति के मामले में बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा कि 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, तो भारतीय सेना वहाँ मानवता के आधार पर ही गई थी। और भारतीय सेना विश्व में कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय सेना मानवता के प्रयास के लिए ही गई है, मानवता की रक्षा के लिए ही गई है। उसमें हमारे सैनिक भी मारे गए, हमारे सैनिक भी मारे गए हैं, उनका बलिदान भी हुआ है। और यही नहीं, जो यूएन के नेतृत्व में भी हमारी भारतीय सेना कई जगह अभी भी है जो काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। ठीक है, राजनीतिक रूप से वो उनका आंतरिक मामला है कि किस सरकार को वो चुनना चाहते हैं, लेकिन नागरिकों के ऊपर, खास करके अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार का ये दायित्व है कि वो बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार या जो कार्यवाहक सरकार है, जैसा प्रधानमंत्री ने किया है, जो उनको करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब है क्या कि देश के अंदर के हम अपनी राजनीति की बातचीत करें या उस मीडिया की जो पश्चिम की मीडिया है, अमेरिकी मीडिया है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो दक्षिण धरा जो है वो कहीं ना कहीं आज भी वो प्रोपेगेंडा के हिसाब से वो चलाने वाली मीडिया है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? दोनों पक्षों का समावेश ना, क्या अगर एक पक्ष के साथ अगर कुछ हो रहा है तो दूसरा पक्ष उसकी निंदा करे, उसके समर्थन में खड़ा हो जाए, और दूसरे पक्ष के साथ भी कुछ हो तो दूसरे मजहब वाले उसके साथ आके खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ तो एक ऐसी एक ऐड होता है, आपने देखा होगा कि जुबान पे रखे लगाम, एक च्युइंगम का, तो वो जब अगर हिंदुओं के साथ अगर कुछ होता है, ठीक है, आंतरिक मामला बन जाता है, तो वो आंतरिक मामला बन जाता है और उनके मुंह में वो च्युइंगम आ जाती है कि जवान पे रखो लगाम, बंद कर लो। आप ये सोचो कि गाजा या फिलिस्तीन, इजराइल और हम जो संघर्ष है, हमास का संघर्ष है, उसमें कोई ऐसा देश में कोई ऐसा नागरिक है जो कहेगा कि किसी एक बेकसूर व्यक्ति के मारे जाने की निंदा मत करो?
कोई नहीं चाहता है कि गाजा में, फिलिस्तीन में वहाँ के नागरिकों के अधिकारों को कुचला जाए, उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए। मारे जा रहे हैं तो मासूम मारे जा रहे हैं ना, बच्चे मारे जा रहे हैं। लेकिन किसी ने कभी ये उठकर कहा कि हमास ने जो इजराइल के ऊपर उस दिन उसके बेकसूर नागरिकों को, जब वो अपने पर्व त्यौहार मना रहे थे, उन पर हमला करके करीब 2,500 से 3,000 लोगों को मार दिया, सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया, निर्वस्त्र करके लड़कियों को आपने रेप किया, गाड़ी में बांध कर आप घुसते रहे। वो जो मानसिकता थी, क्या वो आज़ाद फिलिस्तीन की मानसिकता थी? वो इस्लामिक मानसिकता थी, एक जिहादी मानसिकता थी। इसमें फ़र्क करना पड़ेगा आपको। अगर आप उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी मसले पर बोलने का हक नहीं है। और आप सोचिए कि फिलिस्तीन में अगर हो रहा है तो वो भी तो उसका आंतरिक मामला है, तो फिर आप संसद में जय फिलिस्तीन क्यों कह रहे हैं? आप ये सोचिए इस तरीके से। तो आप आज वो सांसद क्या खड़ा होकर जय बांग्लादेश कहेंगे? क्या हमारे देश में वैसे लोग जो ऑल आइज ऑन राफा चला रहे थे, फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े थे, आज क्या वही कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर कर और ये सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाएंगे कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन हिंदू ऑफ बांग्लादेश, उनके लिए खड़े होंगे? आपने देखा है कि जो लोग, आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें देखी होंगी या न्यूज़ में, कि उस लड़की के मुंह पर कपड़ा बांधकर, हाथ पैर बांधा हुआ है, मॉल में घुसकर वहाँ का जो आपका ये क्या कहते हैं, एक लोकप्रिय गायक है, उसके घर को फूंक दिया लोगों ने, स्टूडियो को बर्बाद कर दिया। वहाँ 140 साल पुराना उनका घर था। और इस्कॉन के मंदिर को तोड़ दिया गया। 6 महीने इस्कॉन के मंदिर ने वहाँ के 2 लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया था। एक वक्त ऐसा भी था जी। और आप आज देख रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आज बांग्लादेश में जो हालात हैं फिर वहाँ से घुसपैठ हो। और मैं कह रहा हूँ, मुझसे लिख के ले लीजिए कि जो आसाम के मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने जो हेमंता बिस्वा ने जो डर पैदा किया है, एक दिखाने का कोशिश किया है कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, जो आज आसाम और बंगाल में ऑलरेडी उसके हालात खराब हो चुके हैं। कश्मीर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि किस तरीके से लोगों ने चुप्पी साध के रखी थी, और आज़ाद कश्मीर के नाम पर कश्मीरी पंडितों का किस तरीके से नरसंहार किया गया था। और ये बोला गया कि या तो छोड़ के चले जाओ देश और अपनी औरतों और बच्चियों को यहाँ छोड़ जाओ। वही हाल आने वाला होगा। बांग्लादेश से जब हमारे बॉर्डर पर बोझ पड़ेगा ना, बर्डन पड़ेगा, बांग्लादेशी हिंदूज नहीं आएंगे ज़्यादा, उनकी संख्या कम होगी। वैसे लोग जो आज बांग्लादेश में ना, जो आपने टीवी में देखा होगा ना, कि वो फैन लूट के लेके जा रहे हैं, पंखा लूट के लेके जा रहे हैं, सोफा लूट के लेके जा रहे हैं, शेख हसीना के अंग वस्त्र लूट रहे हैं, अंग वस्त्र उनके लूट के लेके जा रहे हैं। आप इस्लामिक तहजीब के हिसाब से भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, आप उस लड़के का चाल और चरित्र देखने की कोशिश कीजिए। अरबी स्टाइल में उसने दाढ़ी रखी है, हरा वस्त्र उसने वो पहन रखा है जो इस्लामिक मजहब का प्रतीक है। और उसके बाद जहाँ अगर हम कहते हैं कि मजहब के अंदर औरतों की इज्जत देने की बात होती है, हिजाब के अंदर, उसके फतवे जारी हो जाते हैं, फतवे जारी, अंग वस्त्र इस तरीके से वो दिखा रहा है। किस मानसिकता को दिखाता है? इस्लाम की किस मानसिकता को दिखाना चाहता है? कब तक हम चुप रहेंगे? आंख कब तक हम कूपमंडलता बना के रखेंगे कि हम सच कहने से भी डरेंगे? अगर भारत में ही आप देख लीजिए इस तरीके से कि भारत में ही अगर गुजरात जो दंगे हुए थे, गोधरा की तो कोई बात नहीं करना चाहता है। अगर गोधरा के ऊपर उस समय लोग खड़े होते कि ये गलत काम हुआ है, तो गुजरात में ये दंगे नहीं होते। अब आप कहेंगे कि सर आप दंगों को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो क्या आप आज जो लोग भारत में ये खड़ा होकर कह रहे हैं, जिसमें तथाकथित यूट्यूबर पत्रकार लोग भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि जन आंदोलन से उन्होंने वो सत्ता हथियाई है, अधिकार उनको अधिकार, तो क्या आप गुजरात के नागरिकों की उस अधिकार की संज्ञा देंगे? आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो अतिरेक है, दंगों की तुलना आप उससे कर रहे हैं। क्या वो क्रांति है? बड़ा लूट के बाहर निकलना वो क्रांति है? क्या वो सरकार निर्वाचित होकर नहीं आई थी, चुनाव लड़के नहीं आई थी? तो ये जो दोगला चरित्र है हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे यहाँ, सूडो सेकुलर जो शब्द उसके लिए कहा जाता है, इसकी आड़ में एक तरीके से मैं ये कहता हूँ कि किसी एक खास मजहब और उसको पोषण किया जा रहा है। भारत में भी वो अभी भी जमात इस्लामी जैसी संस्थाएं हैं जो इनका पक्ष ले रही हैं, और कल को वो हमें वो फिर दिखेगा, उसका वो स्वरूप दिखेगा हमें। आखिरी सवाल सर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, यूनुस जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने उनको बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना को भारत ने पनाह भी दिया है। वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, बांग्लादेश के जो अधिकारी हैं वो लोग कह रहे हैं कि उनको वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। शेख हसीना का भारत में रहने से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, विदेश
नीति जो हमारी है वो शुरू से हम लोगों ने कहा पॉलिसी है कि हस्तक्षेप की नीति, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो वहाँ सरकार नई बनी कार्यवाहक, उससे भारत सरकार बेहतर संबंध चाहती है, साथ साथ वहाँ के नागरिकों के हित की रक्षा भी करना चाहती है। ये मैसेज चला गया वहाँ। अब रह गया शेख हसीना के साथ व्यक्तिगत हमारे जो संबंध है राष्ट्र के साथ। भारत का एक नैतिक दायित्व ये बनता है कि वहाँ से जो सरकार की जो लीडर थी उस समय शेख हसीना अभी भारत में आई हैं, तो उनको सही जगह पर निर्वासित होने के बाद जहाँ कहीं बेहतर शरण मिल सके तब तक के लिए उनको आश्रय देना हमारा हक बनता है, एक तरीके से फर्ज बनता है। हमने दलाई लामा को दिया है कि नहीं तिब्बत से निर्वासित होने के बाद। और दुनिया में भी कई ऐसे देश हैं जो लोग राजनयिकों को देते हैं। वो युद्ध अपराधी नहीं ना है, उसने जघन्य अपराध तो नहीं किया है, मानवाधिकार के हनन के मामले लेकर नहीं आई है कि सेना का इस्तेमाल करके उसने दमन करके हजारों लोगों को मार दिया है। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, जन आंदोलन की वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि सेना ने ही उनको वहां से निकाला है। आप ध्यान दीजिएगा, सेना के हेलीकॉप्टर से निकले, सेना ने उनको 45 मिनट का समय दिया और सेना की ये सूचना थी। अभी के वहाँ जो सेना प्रमुख है वो शेख हसीना के परिवार के सदस्य भी हैं, तो उन्होंने उनको सोच समझकर ही निकाला है। तो भारत में उनको जो शरण मिला है एक तरीके से वो वहाँ की सेना की एक सहमति है। जब तक उनको कोई एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक तरीके से जो उनको शरण देने को तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत सरकार का ये फर्ज है कि जो भी समय लगे उनको तब तक के लिए भारत में उनको एक तरीके से आश्रय हम दें। हालांकि उनके बेटे का बयान भी आया है कि शेख हसीना जब वहाँ पर चुनाव वगैरह होंगे तो वापस बांग्लादेश ही लौटेंगी, और उनके बेटे का भी कहना है कि हो सकता है कि वो आगे आने वाले समय में वहाँ पर राजनीति में कदम रखें। नहीं तो ये भारत सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए, और भारत ये हमेशा चाहेगा कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही सरकार चुनी जाए, और फिर से वापस शेख हसीना अगर अपने राष्ट्र उनको जाने का अगर माहौल मिलता है ना, सेना स्वागत करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते हैं और शेख हसीना तब वहाँ जाना चाहती है, तो इससे बेहतर भारत के लिए क्या हो सकता है। भारत तो अभी कभी भी अपने जो अगल बगल साउथ ईस्ट एशिया में जितने देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो, आप देखिएगा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वाले लोग वहाँ चुने गए हैं, लेकिन भारत ने सबके साथ बेहतर संबंध बनाया है। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान आया, शंका जाहिर की गई थी कि भारत का क्या होगा वहाँ पर, और आज आप देख रहे हैं कि तालिबानी सेना जो है पाकिस्तान से लड़ रही है और भारत सरकार को वो धन्यवाद कर रही है कि वहाँ के लोगों के नागरिकों की शिक्षा के लिए, खाने पीने और बाहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकते हैं निर्माण में, वो सब कुछ करा रही है। आज आप कहाँ सुन रहे हैं कि भारतीय दूतावास पर हमला हो रहा है तालिबान के आने के बाद से? उससे पहले ज़्यादा डर था। तो भारत सरकार की विदेश नीति बहुत बेहतर है, ठीक है। उनका आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले के आधार पर हम दखल नहीं दे सकते कि किसको चुना जाए, लेकिन हम सैन्य दखल भी हर बात पर नहीं दे सकते। हाँ, वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, ये देखना भी भारत का, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। हमने CAA भी बनाया है इसीलिए कि अगर धार्मिक रूप से अगर कोई प्रताड़ित है तो हम अपने देश में शरण देंगे, लेकिन ये बात ये नहीं है कि हम वहाँ से करोड़ों लोगों को उठाकर अपने देश में शरण देते हैं। जहाँ वो हैं वहाँ भी उनके, और ये दुनिया को भी सोचना होगा। वो जो वेस्ट की मीडिया है जो लिख रही है, आप ये सोचिए कि उनके खिलाफ कितना भड़काने वाला काम किया जा रहा है। आपको जान के एक बड़ा आश्चर्य होगा, और बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ये मीडिया में एकदम छुपी हुई बात है। आज तक आपने इसके बारे में कभी कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो इन रोहिंग्याओं को कहा जाता है ना, बांग्लादेश से होते हुए आए हैं, ये म्यांमार से आए हैं। आपको पता होना चाहिए, इसको आप लोग केवल मुसलमान जानते हैं, ये रोहिंग्या हिंदू भी हैं। और जब पहली बार उस रखाइन प्रांत में जहाँ से ये माइग्रेट होकर आए हैं, जहाँ से ये भागे हैं, जब रोहिंग्या हिंदू गांवों के बारे में खोजा गया तो अचानक से नक्शे से वो गायब हो गए। और जब वहाँ कब्रें खोजी गई तो पता चला कि रोहिंग्या हिंदू हजारों की संख्या, वहाँ सैकड़ों की संख्या में मार दी गई, उनको दबा दिया गया है। और किसने उनका नरसंहार किया? तो रोहिंग्या मुस्लिम्स ने। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, वहां पर ये घटना हुई कि उनके अगेंस्ट वहां की सरकार हुई, और फिर वहां से वो भागकर आज इंडिया में आके लेकर चले। जब रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आ सकते हैं, ये बात तो कोई आपको बता नहीं रहा है कि उन लोगों ने रोहिंग्या हिंदुओं के साथ क्या किया। तो वेस्ट के मीडिया का आप दोहरा चरित्र देख लीजिए। तो एक और सवाल सर, कि जो हम और आप जैसे साधारण लोग हैं वो इस मामले में किसका समर्थन करें? वो शेख हसीना के पक्ष में रहें या फिर जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके तरफ हम लोग का रुख होना चाहिए?
देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। नीति जो है उसके संबंध में जो देखना है, ये काम भारत के विदेश मंत्री स्पष्ट कर रखे हैं, पहले से प्रधानमंत्री स्पष्ट कर रखे हैं। हम बांग्लादेश की चुनी हुई या जो अभी भी जो सरकार है उसके साथ, हमें संबंध बांग्लादेश के सरकार के साथ रखना है। ठीक है, पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। ठीक है, तो विदेश नीति हमारी स्पष्ट है, हम बांग्लादेश की जो सरकार है उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर हम शेख हसीना को भी समर्थन देंगे एक तरीके से, और इस पर हमारे देश में दो राय नहीं होनी चाहिए। सरकार के पक्ष पीछे हमारा देश का विपक्ष भी होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर दो फाड़ हो रही है तो ये हमारे देश की राजनीति के लिए बेहतर परिदृश्य नहीं है। हमारे देश की जनता न्यूट्रल है, तो हमें बांग्लादेशी आवाम के साथ रहना है। उस आवाम में हिंदू भी हैं, अवामी लीग के लोग भी हैं। 400 लोग जो मारे गए हैं उसमें से अधिकांश भी मुस्लिम भी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल अल्पसंख्यकों की बात हमें करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ से हमारा उसका जुड़ाव है। और मेरा थोड़ा विशेष संदर्भ इसलिए है उस विषय पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक जो हिंदू है वहाँ के वो पहली बार प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो नोआखली के जो दंगे थे वहाँ भी बांग्लादेशी हिंदू ही मारे जा रहे थे। महात्मा गांधी भी वहाँ गए थे। 71 का जो युद्ध हुआ उसमें भी हिंदू ही मारे गए। और आज भी बताइए, स्टूडेंट यूनियन शेख हसीना को हटाना था, टारगेट पे हिंदू है। तो कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हैं कि वो ये जो है आंदोलन वो मजहबी रंग है इसका। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और तमाम जो सवाल थे उन सवालों को हमने सर के सामने रखा है और सर ने जवाब दिया है। इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।